शादी के बाद ससुराल में बहू का पहला दिन जो किचन में गुजरता है, बहुत घबराहट वाला होता है। मायके में सैकड़ों बार किए गए काम मगर वही नई जगह पर करना बहुत मुश्किल होता है। यही मुश्किल आज विभा की थी। उसकी शादी को आज 10 दिन हो गए थे। इन 10 दिनों में ससुराल वालों ने उसके नाज नखरे उठाए थे, लेकिन अब शायद उनकी हद हो चुकी थी। तो 10वें दिन सुबह सुबह जब सब नाश्ते के लिए डाइनिंग पर बैठ गए तो विभा ने अपनी सास के हाथ का बना नाश्ता खाया। तो सास ने विभा से कहा था, बस बहू अब मेरी हिम्मत तो जवाब दे गई है। तबीयत खराबी के बाद भी आज तो मैं तुम्हारा ख्याल करते हुए किचन के चूल्हे के आगे जाकर खड़ी हो गई कि अभी से नई दुल्हन को क्या काम पर लगाऊं। लेकिन भाई अब तुम जानो और तुम्हारा काम। जोड़ों के दर्द ने तो मेरा पीछा कर पकड़ रखा है कि 5 मिनट खड़ा रहना मुश्किल लगता है। किचन आज से तुम्हारे जिम्मे। मैंने कहा, मम्मी मैं तो आपसे खुद ही कहना चाहती थी कि आपकी तबीयत सही नहीं रहती। आप आराम किया करें, मैं सारे काम संभाल लूंगी। विभा ने प्यार स्नेह से उन्हें यकीन दिलाया था। हाँ, अपने घर में भी तो सारे कामों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही थी। यहाँ तो फिर भी सफाई के लिए नौकरानी आती है, काम ही क्या है हमारे घर में। सास ने लापरवाही अंदाज में जताया था, मगर विभा चुप रही। इतना तो उसने 10 दिनों में अंदाजा लगा लिया था कि इस घर में हर वक्त होने वाली चिक चिक की बड़ी वजह ये काम ही तो होता है। विनोद उसका पति बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और फिर एक छोटा भाई और एक बहन थी। विनोद और उसके छोटे भाई को तो अपने काम खुद करने की आदत थी, यानी जैसे कपड़े प्रेस कर लिए, मैले कपड़े वॉशिंग मशीन के पास बास्केट में डाल दिए, नौकरानी मशीन लगा देती थी। मगर अगले 2 दिन तक कपड़े तारों पर ही सूखते रहते थे। सास तभी तो बेटी पर चीखती चिल्लाती कि छत पर इससे जाकर धुले कपड़े उतार ला। मगर बेटी ना सुनती तो फिर नौकरानी से कहती, मगर वो उन्हीं के घर की नौकरानी थी। स्वभाव उन लोगों जैसा ही पाया था। हद से ज्यादा सुस्त, काहिल और कामचोर। साफ मना कर देती, दीदी जी कपड़े धोने के पैसे देती हैं, कपड़े आप उतार कर लाने को और तह लगाने के थोड़ी देती हैं। एक कामचोर, तुझे ये तह लगाने को कब कह रही हूँ? जा सिर्फ कपड़ों की गठरी बांध कर उतार ला दे। अगर मुझे से सीढ़ियां चढ़ी जाती तो क्यों कहती तुझे? नौकरानी भी धुली बेडशीट में कपड़ों की गठरी बनाकर बरामदे में बिछे तख्त पर पटक देती थी। फिर वो गट्ठर वहीं पड़ा रहता। पति और देवर उसमें से कपड़े छाट कर प्रेस कर लेते। बेटी भी उठाकर कपड़ों की गठरी इधर उधर न रखती। नाश्ता हफ्ते में 3-4 बार औजार से आता था। ससुर जी पूरे घर में अकेले इंसान थे जो सुबह सुबह उठते थे तो सास को भी जगाने की कोशिश करते रहते। तो सास चिढ़ कर कहती, रात के पिछले पहर तो जाकर नींद आई है, सारी रात सर में दर्द होता रहा है। तो ससुर भी शरीफ इंसान थे, पत्नी को जताना चाहते तो जता सकते थे कि पत्नी जी, रात को तुम्हारे खर्राटों से तो नींद मेरी डिस्टर्ब होती रही है। लेकिन उन्हें पता था कि उनका इतना सा कहना ही सास का पारा चढ़ा देगा। वो काफी सख्त स्वभाव की औरत थी। ससुर जी की तबीयत की वजह से दोनों पति पत्नी की अच्छी निभ रही थी। ससुर जी सुबह वॉक पर निकल जाते और वापसी पर कभी पूरी सब्जी तो कभी हलवा पूरी ले आते। खुद भी नाश्ता करते और बच्चों को भी आवाज देकर बुला लेते। विनोद तो ऑफिस जाने से मुश्किल से 15 मिनट पहले ही उठते थे। बाहर का नाश्ता उनको पसंद न था, वह बिना नाश्ते किए ही घर से निकल जाते थे। लेकिन देवर और नंद को रेडीमेड नाश्ता बहुत पसंद था, बल्कि सासू माँ भी जागने के बाद पति का लाया हुआ नाश्ता बड़े मजे से करती थीं। बाजार के खाने खा खाकर उनका वजन बढ़ता जा रहा था। बीमारियां वाकई उनकी जान को चिमटी रहती थीं। लेकिन वो उन औरतों में से थी जो बीमारियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के साथ साथ तंदुरुस्ती की हालत में भी खुद पर जबरदस्ती बीमारी थोपा करती थीं। घर में रुपए पैसे की कोई कमी न थी, मगर किसी को नाम का सलीका न था। सफाई सुथराई और कपड़े धोने के लिए नौकरानी रखी हुई थी, बल्कि अक्सर सासू माँ फालतू पैसे देकर उससे बर्तन भी धुलवा लेती थीं। उन्हें बस दोपहर का खाना बनाना होता था। खाना वो ज्यादा पका लेती थीं। 2 वक्त खाकर जो बच जाता वो फ्रिज में रख देने के बाद 2-3 दिन बाद वही खाना दोबारा गर्म करके खा लिया जाता। सबसे बड़ा बेटा जब पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया तो सासू माँ के दिल में बेटे की शादी के अरमान जागे। मोहल्ले के रिश्ता कराने वाली की मदद से ली गई 2-4 रिश्ते देखने के बाद सास का दिल विभा पर आ गया। वो खाते पीते घराने की खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। विभा के पापा लाइब्रेरियन थे और माँ शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थीं। विभा के माँ बाप को ये रिश्ता काफी ठीक लगा, क्योंकि विनोद पढ़ा लिखा और अच्छी पोस्ट पर था। उसके ऑफिस से छानबीन कराई गई तो लोगों ने उसे अच्छा और शरीफ बताया। और सबसे बढ़कर ससुर जी विभा के पापा को बहुत ही सुलझे और अच्छे लगे। अच्छी तरह सोच विचार के बाद उन्हें हाँ कर दी गई। 4 महीनों के अंदर अंदर विभा विनोद के संग विदा होकर ससुराल पहुंच गई। उसे अपना जीवन साथी विनोद उसे बहुत पसंद आया था। उसके माँ बाप ने यकीनन उसके लिए अच्छा इंसान चुना था। और जहां तक ससुराल का संबंध था, माँ ने उसे समझा कर भेजा था कि किसी भी लड़की का ससुराल आइडियल नहीं होता। लड़की अपनी समझदारी और सब्र से काम लेकर ससुराल में अपने लिए खुद आसानियां पैदा कर सकती है।
और यही लड़की की योग्यता की असली परीक्षा होती है। विभा को अपने माँ बाप की दुआओं, उनकी परवरिश और सबसे बढ़कर अपने भगवान पर भरोसा था। उसे यकीन था कि बहुत जल्द इस अजनबी जमीन पर वो अपने कदम मजबूती से जमा लेगी। शुरू शुरू में तो सास और नंद उसे कामों से रोकती थीं। दुल्हनों वाला प्रोटोकॉल भी दिया गया था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद नई दुल्हन के चोचले उठाने के चक्कर खत्म किए और आखिर 10वें दिन तो उसे किचन का चार्ज दे ही दिया गया। विभा ने तो सुकून का सांस लिया, क्योंकि फ्री बैठने की उसे आदत भी न थी। और जब घर के कामों के लिए हंगामा मचा होता तो उसे अपना आप दोषी लगने लगता। उसकी माँ भी वर्किंग वुमन थी, लेकिन हर काम बहुत अच्छे और सलीके से होता था। विभा ने बहुत छोटी उम्र से ही माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ ससुराल में मामला अलग था। वो एक बार किचन में घुसी तो किसी और ने झांकने की जरूरत भी महसूस नहीं की। हालांकि वो किचन में पहली बार काम कर रही थी। बिखरे पड़े किचन में उसे चीजों को सही ठिकानों का पता भी न था। वो वाकई परेशान और नर्वस हो रही थी, और शायद इसी घबराहट में खाना कुछ गड़बड़ हो गया था। पहली बार वो इतना अच्छा खाना ना बना पाई जितना वो चाह रही थी, लेकिन बहुत बुरा भी ना बना था, गुजारे लायक था। सासू माँ ने खाना खाते हुए कही डाला कि बहू, तुम्हारे घर में जब भी खाना खाया यही बताया जाता था कि तुमने बनाया है। सच सच बता, माँ बनाती थी या बाजार से आता था? विभा तो शर्म से पानी पानी हो गई। अगले दिन उसने बहुत दिल लगाकर खाना बनाया, और उस दिन खाना वाकई जबरदस्त बना था। लेकिन सबने चुपचाप खा लिया, किसी ने तारीफ के दो बोल तक न बोले। जब वो खाने के बाद बर्तन समेट रही थी तब ससुर जी ने उससे कहा, बेटा अब गर्म गर्म चाय भी पिला दो। जितना मजेदार खाना खिलाया है, चाय भी ऐसे ही लाजवाब होनी चाहिए। इतने ही हौसले से विभा का दिल खुल खिल उठा था। अभी बनाती हूँ पापा, उसने खुश होकर जवाब दिया। चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन से ये मुस्कुराहट हजम नहीं हुई। ससुर जी पर दिल ही दिल में उन्हें गुस्सा भी आया कि शादी को 30 साल होने को आए थे, कभी पिताजी ने आज तक किसी खाने की तारीफ में एक शब्द न कहा था, और बहू को तो दूसरे दिन ही सर पर चढ़ाया जा रहा था। उन्होंने अपने पति की बात को झुठलाना जरूरी समझा था। चावलों में मामूली सी कसर रह गई थी। बहू, आज तो तुम्हारा दिल रखने को चुपचाप खा लिया है, मगर आइंदा जरा ख्याल रखना। दवाइयाँ खा खाकर मेरा तो वैसे ही पेट बिगड़ गया है। खाने में जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो मेरे पेट में दर्द बढ़ जाता है। हालांकि चावलों में जरा सी भी कमी नहीं थी, खिले खिले चावल थे। फिर भी विभा ने उनसे कह दिया कि आइंदा वो इस बारे में ख्याल रखेगी। और जब अगली बार सास के कहने की वजह से चावल जरा गीले रखे तो नंद ने खूब मजाक उड़ाया कि कैसे बनाकर रख दिए चावल, भाभी हम कोई बीमार है जो ऐसी खिचड़ी खाए? विभा का तो मुंह लाल हो गया, मगर वो फिर भी चुप रही। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी बर्दाश्त जवाब देती जा रही थी। वो जितना भी दिल लगाकर खाना पकाती, सास कोई न कोई कमी निकाल ही देती। आखिर तंग आकर उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। बेटा, तुम उनसे तरीका पूछकर खाना बनाया करो। माँ प्लीज डांटना मत, मैं अपनी सास की बुराई नहीं कर रही, लेकिन उन्हें खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता। अब तो उनके हाथ की बनी जो भी चीज खाई है वो बहुत ही बेस्वाद होती है। उनके तरीके से पकाने लगी तो मैं खुद खाना पकाना भूल जाऊंगी। अरे बेटा, मैंने ये कब कहा कि तुम उनके तरीके से ही पकाओ? पर माँ, अभी तो आपने मुझसे कहा कि उनसे पूछकर खाना बनाया करो। हाँ, तो मैंने सिर्फ यही कहा ना कि तुम उनसे तरीका पूछकर खाना पकाया करो, यानी सिर्फ उनसे पूछकर अपनी तरफ से जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा पकाओ। देखो बेटा, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपना हक तो दूसरों को दे देते हैं, लेकिन कोई उनकी जिम्मेदारी को उनसे अच्छी तरह से निभाए तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और बिला वजह की कमी निकालना शुरू कर देते हैं। जहां तक मैं तुम्हारी सास को समझ पाई हूँ, उन्होंने तुम्हें किचन का चार्ज तो दे दिया है, लेकिन ये बात कभी कभार उन्हें कॉम्प्लेक्स में डाल देती है। बस यूं समझ लो कि अपने राज में किसी और की साझेदारी होना मुश्किल काम होता है। तुम ऐसा करो कि वो तुम्हारी अहमियत मिलने पर खुद को गैर अहम ना समझने लगें, बल्कि उन्हें ये एहसास कराओ कि घर में उनका वजूद अभी भी बहुत ज़रूरी है और अहम है। तुम्हें भी अपने कामों में उनकी राय की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि फिर वो तुम्हारे कामों में कमी नहीं निकालेंगी, और अगर उनकी हरकतें कायम रहीं तो फिर कोई और आइडिया सोचेंगे। लेकिन बेटी को कोई और आइडिया सोचने की ज़रूरत ही ना पड़ी, क्योंकि माँ का आइडिया काम कर गया। विभा दिल से उनकी अक्लमंदी को मान गई। खाना पकाने से पहले अपनी सास से एक बार तरीका पूछ लेती और उस तरीके में अपनी मर्जी के बदलाव के साथ खाना पकाती थी। और अगर कोई तारीफ करता तो खुशी से क्रेडिट सास को दे देती कि मम्मी से पूछ पूछ कर बनाया है। सास से ये जवाब सुनकर खुश हो जाती। इसी तरह प्रतिदिन जिंदगी में बहुत से छोटे बड़े मामले ऐसे ही थे जो विभा ने समझदारी से निपटाए थे। अब उसकी शादी को 3 साल होने वाले थे और भगवान ने उसे एक बहुत प्यारा सा बेटा दिया था। उसके ससुराल वालों से संबंध बहुत अच्छे थे, पर यह सब उसकी समझदारी और अक्लमंदी की वजह से हुआ था। लेकिन जब कभी आस पड़ोस में किसी बहू और ससुराल वालों की लड़ाई का पता चलता तो नंद मुस्कुराते हुए अपनी भाभी को जताती, देख लीजिए भाभी, कदर करिए हमारी, कितने अच्छे हैं हम। आज तक हमारी मामूली सी भी नोकझोंक नहीं हुई।
इस बात पर विभा, जो कल नंद के कॉलेज के फंक्शन के लिए इमरजेंसी सूट सिल रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, वाकई में बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना आइडियल ससुराल मिला है। क्या जरूरत है तुझे इतना तैयार होकर कॉलेज जाने की? पता भी है नजर लग जाती है तुझे। सास ने अपनी बेटी को टोका। इसमें कोई शक न था कि सास के तीनों बच्चे बड़े सुंदर थे, मगर पायल पर तो आजकल अनोखा रूप चढ़ रहा था। शायद जवानी की चौखट पर कदम रखते ही लड़कियों पर निखार उतर आता है। इस खूबसूरती की वजह से पायल ने अभी बीए भी पास ना किया था कि अच्छा रिश्ता आ गया। घर वालों को हाँ करना ही पड़ा। विनोद की मौसी के जेठ के लड़के के साथ नंद का रिश्ता हो गया। विभा पर आजकल बहुत जिम्मेदारी थी। नंद के साथ बाजारों के चक्कर लगते थे क्योंकि सास के जोड़ों के दर्द की वजह से उनका चलना फिरना मुहाल था। बाजार से वापसी पर नंद तो खुशी खुशी घर वालों को शॉपिंग दिखाने लगती और विभा किचन की तरफ चली जाती। ये अच्छी बात थी कि विभा का बेटा दादा दादी चाचू और बुआ से बहुत हिला हुआ था, इसलिए विभा को तंग ना करता था। कामों की वजह से कभी कभार तो विभा बेटे के साथ लाड प्यार करने को तरस जाती थी। विभा कभी अपनी माँ से थकावट की शिकायत करती तो माँ प्यार से समझाती, कामों से होने वाली थकावट तो रात सोकर उतर जाती है। बेटा, हर सुबह तुम फ्रेश होकर उठती हो, शुक्र करो कि उस घर में तुम्हें कोई दिमागी टेंशन नहीं है। फिर ये तो कुछ समय की बात है, तुम्हारे देवर की शादी हो जाएगी, देवरानी जब आएगी तो तुम पहले पर से काम का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन देवर से पहले उसकी छोटी ननद की शादी थी और शादी ने तो उसे बुरी तरह से थका ही डाला था। उस दिन जब वो अपने पति विनोद और नंद के साथ ज्वेलर के पास गई थी, घर वापस लौटी तो पता चला कि नंद के ससुराल वाले चूड़ियों और सैंडल के नाप लेने आ रहे हैं। पायल तो अपनी तैयारी में लग गई, लेकिन विभा के कंधों पर लंच तैयार करने की जिम्मेदारी आ पड़ी। फिर भी उसने ठीक वक्त पर अच्छे तरीके से अपने हर काम को निपटाया। नंद के ससुराल वालों ने खाना खाकर दिल खोलकर तारीफ की। वाकई बहुत अच्छा खाना है, आपकी बहू के हाथ की बनी हर चीज में स्वाद होता है। नंद फौरन ही बोल पड़ी कि भाभी वाकई खाना मजे का बनाती हैं, लेकिन तरीका माँ से पूछती हैं। बस ये समझिए कि रेसिपी माँ की और मेहनत भाभी की। विभा ने दिल ही दिल में शुक्र किया कि उसकी मेहनत का क्रेडिट तो किसी ने दिया। ईश्वर की कृपा से नंद की शादी के हंगामे खत्म हुए और वो पिया देश सिधार गई। उसकी शादी के बाद विभा ने सुकून की सांस ली थी। विभा की नंद भी अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। शादी के 2 हफ्ते बाद उससे खीर बनाई की रस्म पूरी करवाई गई थी। उस दिन नंद बार बार माँ को फोन कर रही थी। ससुराल में पहली बार कुछ पकाते हुए बहुत घबरा रही थी। खीर के साथ साथ उसे दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी। सास ने अपनी बेटी को पकाने का तरीका भी बता दिया। पास खड़ी विभा का दिल चाहा कि वो सास के हाथ से फोन लेकर खुद अपनी नंद को गाइड करे, लेकिन सास ने पहले ही रेसिपी बताकर फोन बंद कर दिया। बहू, मेरे सर में तेल की मालिश कर दो, थोड़ी देर बाद मैं नहाऊंगी, सास ने विभा से कहा। विभा बहुत अच्छे से सास का हर हुक्म मानती थी। उनके सर में तेल लगाकर उनके कपड़े प्रेस किए। इतने में देवर के कुछ दोस्त आ गए। भाभी प्लीज चाय के साथ कुछ और हो सके तो बना दीजिए, आज बहुत टाइम बाद मेरे दोस्त आए हैं। विभा ने झटपट आलू उबलने के लिए रख दिए। इतनी जल्दी तो आलू के कटलेट ही बन सकते थे। फ्रिज में पड़ी मिठाई के डिब्बे में से 4-5 रसगुल्ले मिल गए तो उसने छोटी सी प्लेट में सजा दिए। मिठाई और कटलेट सजाकर देवर को आवाज देकर बुलाया। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। वो भाभी की क्विक सर्विस पर बहुत ही खुश हुआ था। शाम के वक्त नंद का फोन आया। उसका मूड बहुत ऑफ था। माँ, पता नहीं आपने कैसा तरीका बताया था, मुझसे तो कोई भी चीज ढंग की नहीं बनी। ससुराल में पहला इंप्रेशन खराब पड़ गया। माँ से नाराजगी दिखाकर फोन बंद करके रख दिया। भूल जो खुद से हो गई है और नाम माँ का लगा रही है, कमीनी कहीं की। 2-3 दिन बाद फिर बैल का फोन आया। माँ से किसी चीज की रेसिपी पूछ रही थी। पता नहीं पिछला अनुभव भूल गई थी या माँ से पूछे बिना कोई चारा ही ना था। आज विभा उनके पास ना थी, वरना वो जरूर उनके हाथ से मोबाइल लेकर अपनी नंद को सही तरीका बता देती। शाम को नंद अपने पति के साथ आ गई। थोड़ी देर बाद उसका पति चल पड़ा। विभा ने उठते हुए नंदोई से कहा कि हम आपका रात के खाने पर इंतजार करेंगे। नंदोई जी भाभी कहकर चलता बना। विभा कुछ देर तो सबके साथ बैठी रही, फिर उठकर किचन में चली गई। घर में आई नई ब्याही बेटी को दाल सब्जी तो नहीं खिलाई जा सकती थी, कुछ ना कुछ तो इंतजाम तो जरूरी था। वह फ्रिज खोलकर चीजों को देखने लगी जिसमें पनीर रखा हुआ था। उसने कढ़ाई पनीर बनाने का सोचा था। फिर ख्याल आया कि नंद से ही पूछ लें कि उसका कुछ और खाने को तो दिल नहीं चाह रहा। लाउंज में आने से पहले ही उसे ठिठक कर रुकना पड़ा क्योंकि नंद वहां तेज तेज रो रही थी। सच में मैं बता नहीं सकती आज कितनी इंसल्ट हुई मेरी। पूरा परिवार इकट्ठा था डाइनिंग टेबल पर। मेरे हाथ का खाना खाकर हर किसी ने अपने अपने अलग ही कमेंट्स किए। सब मजाक कर रहे थे। शर्मिंदगी के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। आपको पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है जो मुझे उल्टी सीधी रेसिपी बता देती हैं। पहली बार मैंने सोचा था कि मुझसे ही भूल चूक हो गई होगी।
आज जब मैंने आपको फ़ोन किया था और नोटबुक साथ रखी थी, जो कुछ आप बता दी गई मैं नोट कर रही थी, उसी के मुताबिक खाना पकाया जो इतना बेस्वाद और बुरा बना। अरे माँ हूँ मैं, तेरी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, क्यों गलत बताने लगी तुझे? तू मुझ पर बिगड़ रही है। इतने में देवर बोला, मम्मी से क्यों पूछती हो? मम्मी तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हैं। तुम विभा भाभी से पूछ लिया करो। भाभी भी तो मम्मी से ही रेसिपी पूछ कर पकाती हैं। मम्मी उन्हें तो अच्छी रेसिपीज बताती हैं और मुझे जाने क्यों ठीक से कुछ नहीं बताती। देवर जो अपने बहन भाइयों में सबसे मुंहफट था, उससे अब और बर्दाश्त ना हो सका। कहने लगा, विभा भाभी की शादी को 3 साल हो गए हैं और भाई तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं हो गई है तो तुम्हें याद ही न हो कि 3 साल पहले इस घर में खाना वगैरह बनाने की क्या रूटीन थी और कितना बेस्वाद खाना बनता था। अक्सर बाहर से लाया हुआ खाना खाते थे हम, और मम्मी एक दिन पकाकर 3 दिन तक हमें खिलाती रहती थी। शायद इसलिए अब हम सब बाहर के खाने को इम्पोर्टेंस देते थे। घर का स्वादिष्ट खाना क्या होता है, इस बात का हमें भाई की शादी के बाद पता चला। और तुम आज जो बिलावजह रोती धोती मायके आई हो, अपने अंदर कुछ बर्दाश्त पैदा करो। तुम्हें तो बेस्वाद खाना पकाने पर बातें सुननी पड़ी ना, जबकि भाभी को तो अच्छा पकाने के बाद भी आलोचना सहनी पड़ी। भाभी अक्लमंद थी, तरीका मम्मी से पूछकर अपनी मर्जी का खाना पकाने लगी। मम्मी भी खुश और हम सब भी खुश। ये होता है दिमाग का सही इस्तेमाल। मगर तुम में अक्ल हो तो तब ना। देवर ने तो सारे हालात ऐसे बताए थे कि बाहर खड़ी विभा देवर की बात सुनकर हैरान रह गई। उसे तो बिल्कुल पता न चल था कि वो इतना जानकार होगा। सास तो बेटे की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाली थी कि ससुर जी बोल पड़े, मेरा बेटा सही कह रहा है, तुम्हें अपनी माँ के बजाय अपनी भाभी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बेटी सिर्फ खाना पकाने के मामले में ही नहीं, बल्कि ससुराल में किस तरह एडजस्ट करना है, तुम्हें अच्छी तरह तुम्हारी भाभी गाइड करेगी। जिस तरह तुम्हारा भरा पूरा ससुराल है, इसी तरह विभा पर भी भरे पूरे ससुराल की जिम्मेदारी पड़ी थी और वो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही है। इस पर उस बच्ची की और अच्छाई ये है कि हर आए गए के सामने कहती है कि उसका ससुराल एक आइडियल ससुराल है, जबकि सच तो यह है कि वो खुद एक आइडियल बहू है। तुम्हें अपनी भाभी से ही सबक लेना होगा कि वो किस तरह खुद से जुड़े हर रिश्ते को खुशी और प्यार से निभा रही है। ससुर जी बोल रहे थे और दरवाजे के पीछे खड़ी विभा की आंखें भीग गईं। कभी कभार उसके दिल में ख्याल आता था कि ससुराल की सेवा करते करते वो अपने आप को भूल रही है। इस सेवा भाव से क्या हासिल होगा? ससुराल वाले तो फिर भी उसे क्रेडिट नहीं देते थे, बल्कि घर में सुकून शांति का सारा क्रेडिट खुद लेते थे। लेकिन आज देवर और ससुर की बात सुनकर एहसास हुआ था कि ससुराल में भी उसके कदरदान मौजूद हैं और दिल से की गई मेहनत कभी न कभी रंग ले ही आती है। देवर कहने लगा, विभा भाभी ने तो वाकई मिसाली बहू बनकर मेरी आने वाली पत्नी के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। आजकल की लड़कियों में इतना स्टेमिना कहाँ कि वो घर भर की जिम्मेदारी इतनी खुशी और धैर्य से निपटाएं। जब मेरी आने वाली पत्नी का मुकाबला भाभी से होगा तो नंबर 1 भाभी ही होंगी। देवर ने मुस्कुराते हुए कहा। विभा भीगी पलकों और मुस्कुराते होठों के साथ वापस किचन में पलट गई। किचन में काम निपटाते हुए उसके हाथों में पहले से ज्यादा फुर्ती थी। रात के खाने पर उसने कढ़ाई पनीर के साथ मटर पुलाव और फ्रूट सैलेड भी बना दिया। सबने खुश होकर खाना खाया था और खाने के बाद सास ने उससे कहा, बहू जरा अपनी नंद को भी तरीका समझा देना, मैं तो सब भूल गई हूँ, वरना इससे भी ज्यादा मजे की कढ़ाई पनीर बनाती थी। तो विभा ने हंसते हुए कहा, ठीक है मम्मी, मैं बता दूंगी। ढेरों बर्तन धोकर उसने अपने लिए 1 कप चाय बनाई। किचन में काफी देर खड़े होकर काम करने की वजह से कमर में उसे दर्द हो रहा था। बेडरूम में आकर उसने चाय के साथ पेनकिलर ली, अपने बेटे को उनके पापा की गर्दन से हटाया। फिर विभा ने प्यार भरी नजरों से सोते हुए पति और बेटे पर डाली। फिर खुद भी उनके बराबर में लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। जल्द ही आज वो नींद की वादी में उतर गई, क्योंकि आज उसे बहुत ही सुकून की नींद आ रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक प्यारी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।